बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदेद। आज की अहम डेवलपमेंट्स, जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद, उनकी तकर्री के हवाले से वकला बरादरी जो है वो तकसीम नज़र आती है। वकला की बाज़ तंजीमों ने उन्हें खुश आमदेद कहा है, लेकिन बाज़ तंजीमों ने जो है वो इस तकर्री पर तनकीद की और तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। इस मामला पर जो है वो 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जो हैं उसमें बड़े वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। ये एक पैमाना होगा। बहरहाल इलेक्शन जब होंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या सूरत हाल बन रही है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गई थी, लेकिन उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो सकी। क्या ये कोई इंतज़ामी तौर पर मैनेज किया गया है या कि इत्तफाक है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस जो नामजद हुए हैं उन्होंने अपने साथी जजेस सीनियर मोस्ट जो हैं मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो है वो गज़ा के हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक बंगई साहब, और इस वक्त हम टेलीफोन लाइन पर बात करेंगे अहमद अवैस साहब, एडवोकेट, साबक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद अवैस साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वकला बरादरी हमें तकसीम नज़र आती है, तो चीफ जस्टिस साहब की नामजदगी को आप कैसे देखते हैं? क्या इसे बरादरी जो है वो कबूल कर लेगी और इसके क्या असरात मरतब होंगे जस्टिस सिस्टम पर? देखिए, इनकी जो मेरी ज़ाती राय ये है कि चीफ जस्टिस साहब अफरीदी साहब जो हैं, याहिया अफरीदी साहब की जो नामजदगी हो गई है और अब वो नए चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी, तो इनके ऊपर इनका तो इसमें कोई ना कसूर है ना इसमें कोई उनके वकला बिरादरी को इनसे किसी किस्म की कोई शिकायत है जी। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, ये शिकायत जो है वो तो है जिस गैर आईनी तरीके से आईनी अमेंडमेंट जो की गई है, तरामीम की गई हैं, वो तरीकेकार गलत था सारा जी। उसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है, शिकायत है और उसे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। उसको सेटिस्फाइड करवाना चाहिए या उसको स्ट्राइक डाउन करवाना चाहिए या उसके खिलाफ तहरीक जो है वो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जुडिशरी को जो है उसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया जी। क्योंकि जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजेस जो हैं वो हुकूमत नॉमिनेट करेगी उनको। अब जिनको हुकूमत नॉमिनेट करके और उनको ले आएगी तो वो क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस वाला काम करेंगे, कहाँ से करेंगे जी। और बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। ये जिस तरीके से ये उजलत के अंदर ये अमेंडमेंट की गई हैं, इसमें बहुत सारे मामला गलत तौर पे हो गए हैं जो अभी इतनी कंफ्यूज है कि बजाय इसके कि ये जिन्होंने एक फसाद बनाया था कि जी हम क्योंकि डिले हो रहा है जस्टिस और निज़ाम जो है तो हम उसको उसमें ये तरमीम करके इसको स्पीडी करेंगे, जबकि ये तो और डिले की तरफ चले गए हैं। क्योंकि आप तो हर केस के ऊपर ये समझ नहीं आती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएगा कि ये ऑर्डिनरी बेंच के अंदर जाएगा। अब अभी से कंफ्यूजन शुरू हो गई। आज भी सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो एक केस जो है वो रेफर कर दिया है जी कि ये जो है कल भी किया उन्होंने, आज भी किया, बाकी जगह पे भी यही है, इवन हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है जी जी। तो ये तो और एक नई मुसीबत बढ़ गई और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से ये ठीक नहीं होगा। सही। ये अल्टीमेटली इस नतीजे में पहुंचेंगे कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। ठीक ठीक। अच्छा अहमद अवैस साहब जी,
जी जी, ये बताइएगा कि फौज में जब किसी भी आर्मी चीफ का तकर्रर होता है, इसी तरीके से नाम भिजवाए जाते हैं और उनमें से किसी एक नाम पर जब कुरा निकलता है या उस पर इत्तेफाक होता है, तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो आज खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या चूंकि ये एक नया सिस्टम जो है वो अब अदलिया में भी अडॉप्ट किया गया है, तो क्या जो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं वो इनके साथ काम करेंगे या कि वो उनके रिटायरमेंट का कोई इम्कान है? मेरा नहीं ख्याल कि रिटायरमेंट होना भी नहीं चाहिए। रिटायरमेंट उनको देखें, दो चीजें फर्क है जी। जो बाकी तमाम अदारे हैं ना जी, और ये और जुडिशरी तो एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक। फौज कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, एक अदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। जी जी। और फिर फौज के जो जिस वक्त आप उनको बेस्ट उनको देखते हैं नाम कि 3 नामों में से कोई एक का सिलेक्शन की जाती है, तो वहां पे ये एक एस्पेक्ट जो है वो मद्देनजर रखा जाता है कि वो उसका पूरा डिटेल्स दी जाती हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है कितना सुपीरियर है, वो अपने प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल सोल्जर उसमें क्या क्या काबिलियत मौजूद है, कमांडिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर कितनी है कंपेयर टू दी अदर, क्योंकि उसने पूरे मुल्क की आर्म फोर्सेस को कमांड करना है जी। तो कमांडिंग एबिलिटी जो है ये एक इंसान का एक अलग से उसकी खसूसियात में एक चीज शामिल है। बहुत सारे ऐसे असबाब हैं। वेर हाई कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट के जज को आप बेस्ट ऑफ 3 में से लेकर आओगे, पहले तो ये तरीकेकार गलत है जी। इसलिए गलत है कि इसमें एग्जेक्टिव का हाथ आर्म फोर्सेस के ऊपर सिलेक्शन के अंदर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उन्होंने बैठ के इंसाफ से कोई हुकूमत के खिलाफ और हक में फैसले तो नहीं करने, सही, वो तो हुकूमत का एक लिम है, एक हिस्सा है हुकूमत का, बल्कि हुकूमत के फैसलों पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, वो कह रहा हूँ ना, वो उसका हिस्सा है, सही, वो तो स्टेट मशीनरी का एक जुज़ है। अच्छा सर, सवाल फिर ये पैदा होता है कि इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुद मुख्तारी पर कोई हरफ तो नहीं आ गया? बहुत बड़ा हरफ आ गया जी। ये सिर्फ इनकी तकर्री के साथ ही नहीं, आपने जजिस की को सिलेक्ट करने का, उनकी एलिवेशन का जो प्रोसेस रखा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो जजेस जो हैं वो जब लगाए जाएंगे, वो नॉमिनेशन जो है वो आउटराइटली हुकूमत करेगी जी। आपने देखा नहीं कि 2/3 मेजोरिटी से भी ये इनका नाम तजवीज हो गया और वो इनको कर दिया गया जी। अभी आप देखें जो इन्होंने रखा है कि इतने मेंबर होंगे यहाँ से नेशनल असेंबली से, इसमें इतने ऑपोजिशन के होंगे, इतने हुकूमत के होंगे, इतने सेनेट के होंगे जी, और एक लॉ मिनिस्टर होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा और एक बार का मेंबर होगा, सही। तो इन सारों को काउंट करें तो मेजोरिटी में तो आ गई हुकूमत, तो हर वो जज जो है लगाया जाएगा जो हुकूमत चाहेगी, सही। तो यहाँ तो आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म कर दी, बिल्कुल वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का तस्वर ही खत्म हो गया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा झटका है जी, और बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो डैमेज किया गया है जी, इससे पूरा मुल्क का निजाम जो है वो खराब हो गया, और होगा भी, आपको नजर आएगा आगे भी, ठीक। जब आपको नजर आएगा कि अब इंसाफ खत्म हो गया, उठ गया पाकिस्तान से, ठीक। अब जो हुकूमत चाहेगी, जिसको पर हाथ रखेगी, वो होगा, बिल्कुल दुरुस्त। और वो सबसे पहला एक अभी आपके सामने देखिएगा अभी कुछ दिनों के अंदर ये बेंच के अंदर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा जी, इसके अंदर वो नॉमिनेटेड 6-7 जो जजेस को लाना है वो लेकर आएंगे जी, और उसके बाद वो इमरान खान की पीटीआई की बैन करने का जो है रेफरेंस वो यहाँ पे पेश किया जाएगा, और इन जजेस से जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट होंगे वहां से फैसला करवाया जाएगा, सही। अच्छा ये बताइएगा कि वो जी वो जो आईनी बेंच बनेगा, मुझे तो वो एक मुतवाज़ी अदालत दिखाई देती है, तो वो उनकी कहीं अपील हो सकेगी? कहीं नहीं, कहाँ अपील होगी उसकी, कहीं अपील नहीं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में नहीं होगी, वो एक इंडिपेंडेंट बेंच या अदालत बनेगी?
नहीं, बेंच वो है तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस तो एक ही होगा जी। लेकिन आप देखिए उसके अंदर अभी बहुत सारे ये जो एम्बिग्यूटीज हैं जो अभी जी। तक उनकी क्लियर ना हुकूमत के जहन में वो क्लैरिटी है ना किसी और के है, सही। क्योंकि वो कंफ्यूज है। ठीक। मसलन एक मिसाल देता हूँ आपको। जी जी। ये अभी जो फुल कोर्ट ने फैसला सुनाया, जी। फुल कोर्ट के फैसले में 8 जजेस ने वाला फैसला जो है जिसकी ये भी बात चल रही थी, जी, मखसूस उसमें नशिस्तों रिव्यू पर। पिटीशन दायर हुई है। हाँ जी। वो रिव्यू पिटीशन कौन सुनेगा आप, और कहाँ सुनी जाएगी और कैसे सुनी जाएगी? दुरुस्त। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर क्वेश्चन रेज हुए थे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन रेज हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाए, वो बेंच में जाएगी जी। और अगर बेंच में जाएगी तो वो बताइए आप, वो 8 जजेस का फैसला क्या 5 जजेस सुनेंगे बैठ के? हो ही नहीं सकता ऐसे। तो ये बहुत सारे मामले एनॉमलीज हैं जो कि अभी सामने आती जाएंगी और समझ नहीं आएगी इनको कि करना क्या। ये उजलत में इन्होंने सिर्फ इसलिए कि काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले पहले ये सारे काम करके और बस खत्म कर लिया जाए सब कुछ। ठीक। मुल्क का क्या बनेगा इनका ये इट्स नॉट देयर हेडिंग। तबाह हो जाए मुल्क, वो बचे रहे, उनकी दौलतें बची रहे, बस। अच्छा अहमद अवैस साहब, हम अपने नाजरीन के लिए जानना चाहेंगे कि एक अहम बात की तरफ आपने इशारा किया है, ये जो 8 जजेस के अक्सरीती फैसले मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला आया था उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बल्कि जाते जाते जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें एक इशारा किया गया है कि इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो लकूने हैं इस फैसले में, इस पर नज़रसानी की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये इसके बाद इस फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इसी तरह लटकती रह जाएंगी? उन्होंने तो यही पाया, ये काजी फाइज ईसा ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के निज़ाम अदल को, जी, सिर्फ अपने आप को जो है प्रोमिनेंट करने के लिए और एक साजिशी होने का एक मुर्तकब हुए वो, ये बहुत तकलीफदेह है। मतलब उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने ये 8 जजेस के फैसले के ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इनको जजमेंट में ये खराबियां ये ऐसे नहीं होना था, यूं होना था, और ये गलत किया, ये कैसे इन्होंने दोबारा वजाहत कर दी और फलां कर दिया, ये तो मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं। अब इनसे इंसान बंदा पूछे कि अगर आप ये सारी मिसकंडक्ट उनके गिना रहे हो तो तुम चीफ जस्टिस हो, चलो रेफरेंस दायर करो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन 8 का ट्रायल करो। वो क्यों नहीं किया? जी, इतनी जरूरत भी नहीं है। और ये ऐसी मुंह से जुबान से और कलम से आप ऐसे बातें लिख के ला रहे हो, किसी की तस्लील कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने आपके साथ इत्तेफाक नहीं किया उन्होंने। जी, तो ये बड़ी गलत गेम खेल के चले गए हैं। और ये पाकिस्तान, मेरे ख्याल में, मैंने तो आगे भी एक प्रोग्राम में अपने कल की स्पीच में भी ये बात की है, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि सोवियत यूनियन जब टूटी अफगानिस्तान की जंग में हार के, जी, और उस वक्त गोरबाचोव थे वहां के, उस वक्त उनके प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ऐलान कर दिया, तोड़ दिया इसको और कहा कि इनको मैं सबको आजाद करता हूँ, ये ममालिक और ये रशिया रह जाएगा, बाकी सब अलग हो गए, ठीक, और वहां से निकल के हम चले जाएंगे। तो वो जैसे सोवियत यूनियन के तोड़ने का जो स्टिग्मा है वो गोरबाचोव के चेहरे पे लगा हुआ है, माथे पे लगा हुआ है। और इसी तरह ये मैं कहता हूँ कि ये जो है काजी फाइज ईसा जो है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह करने का जो है ये गोरबाचोव का बुतों। अच्छा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अहमद अवैस साहब, एक और बड़ा अहम मसला जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, आपने इस तरफ इशारा भी किया है कि ये सारा कुछ जो है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए किया जा रहा है।
तो क्या मुस्तकबिल आप समझते हैं तहरीक इंसाफ का, क्योंकि आखिरी जो हुकूमत तो उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कर ही रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई अच्छे तल्क़ात नज़र नहीं आते, और उसके बाद फिर आखिरी जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती थी वो तो अदालतों से आती थी, और आपने जिस तरफ इशारा किया तो उसके बाद फिर क्या आप समझते हैं तहरीक इंसाफ अब कहाँ खड़ी होगी? देखिए, सवाल यह है कि तहरीक, इसमें शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है वो स्काई हाई है जी। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और जमात के साथ तहरीक इंसाफ का जी। हाँ, इन्होंने धौंस धांधली से तशद्दुद करके एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के अगवा करके उनको गायब करके उनके साथ जो सलूक रवा रखा है, एक खौफ क्रिएट किया, और मूवमेंट उनकी अगर कोई निकलने भी लगे जरूर जल से तो उनको रोका और उनको मारा पीटा। उसका एक रीजन तो यह है कि वो अब एक नई लीडरशिप थी, उनको वो इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हुए थे कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स क्या होती है जी। इसका मतलब यह नहीं कि तहरीक इंसाफ जो है को उसको कमी आ गई है, उसकी पॉपुलैरिटी में तकवीत मिली है उसको, और अभी और थोड़ा सा दिन गुजरेंगे तो आप देख लेंगे कि जब वो अपने आप को रीअमर्ज करेगी और बड़ी स्ट्रॉन्गली करेगी। ये हालात अपने आप ही बन रहे हैं जी। जब निज़ाम अदल बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और हो गया अभी प्रैक्टिकली और सामने नजर आने लग पड़ेगा हर एक को, तो फिर आप देखिएगा कि किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो। अच्छा अहमद अवैस साहब, हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस नामजद हुए हैं वो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा रहे हैं, इस वजह से उनको नामजद किया गया है। ये क्वालिटी जो है वो डोमिनेट कर रही थी उनकी शख्सियत में। तो क्या अब जो आइंदा की सूरत हाल है उसमें आप कैसा देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए वो वाकई गैर मुतनाज़ा अपने आप को बरकरार रख सकेंगे? मेरा ख्याल है कि जितना मैं जानता हूँ याहिया अफरीदी साहब को, वो अपराइट आदमी हैं, और एज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में मैंने उनको देखा, और फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से भी, तो बड़े साफ सुथरे और क्लियर हेडेड आदमी हैं। वो किसी सूरत भी अदारे की तजलील होती हुई ना देख सकेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ना होने देंगे जी। ये मुझे यकीन है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो इनकी जिस नीयत से उनको लेकर आए हैं वो इनको समझ आ जाएगी कि ये वो शख्स नहीं है। ठीक किस्म का। ठीक। अच्छा सर, इस हवाले से एक आखिरी सवाल कि आपने कहा था कि इस आईनी तरमीम का रास्ता जो है वो कैसे रोका जाएगा, यानी कि इसे सेटिसाइड करने के लिए कौन सा रास्ता बाकी बचा है, किस तरीके से इसे रोका जा सकता है इन आईनी तरमीम को? अब क्योंकि पार्लियामेंट ने तो मंजूर कर ली है। ये पार्लियामेंट ने कर ली है, लेकिन ये आपका पाकिस्तान का आइन जो है उसका आर्टिकल 188 जो है वो अभी भी बरकरार है उसी तरह। अच्छा। उसके अंदर पावर ऑफ रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक। तो वो किसी भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन को, चाहे वो अमेंडमेंट की शक्ल में हो, चाहे ये कॉल लिख दें कि इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, इवन देन सुप्रीम कोर्ट कैन लुक इनटू इट जी। और उसको उनका काम है कि देखेंगे कि ये वो तमाम तकाजे पूरे करती है ये अमेंडमेंट, और आइन की स्पिरिट से डेविएट तो नहीं कर रहे, आगे तजावुज तो नहीं करते। ठीक। असल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। ठीक ठीक। ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर है जी। ये चीजें देखना भी इंतहाई जरूरी है उनके लिए, और जब इसको चैलेंज करेंगे। और फिर एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ जी। देखिए, पाकिस्तान का आइन 4 सूबों ने मिलकर बनाया था, ये फेडरेशन है जी। ठीक है ना, 4 सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया था जी जी। और इसी वजह से आपने देखा कि बाई कैमरल सिस्टम है हमारे यहाँ, जिसमें दो हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है जी। अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में 1 मैन 1 वोट की बुनियाद के ऊपर आपको नुमाइंदगी मिलती है जी। लिहाजा जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी सीटें ज्यादा हों,
जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी सीटें कम होंगी जी। लेकिन सेनेट में इक्वालिटी कर दी हाँ जी। ताकि किसी छोटे सूबे को ये एहसास से महरूमी ना रहे कि वो क्योंकि उसकी आबादी कम है और वो छोटा सूबा है और लिहाजा उसकी तो कोई नेशनल लेवल पे तो उसकी तो सुनवाई नहीं हो सकती। तो वहां इक्वालिटी कर दी, हर सूबे में सेनेट की जितनी तादाद है वो सबकी एक जैसी है। अब मुझे बताइए कि चारों सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया जी। अब चारों सूबे इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर रहे हैं कि उसके आइन का हुलिया बदल दिया इन्होंने और एक सूबे को महरूम रख रहे हैं आपसे। सही। महरूम कैसे रख रहे हैं कि हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं। केपीके के सूबे के अंदर वो 3 साल के बाद जो इलेक्शन होने थे वहां यही रिगिंग के झगड़े के ऊपर, शोर हंगामे के ऊपर वो इलेक्शन नहीं हुए अभी तक जी, जो मार्च में होने थे। अब वो बगैर इलेक्शन क्योंकि नहीं हुए तो इसलिए वो सीटें भी जो है जो सेनेट की वहां से मुकम्मल नहीं हुई। अब बताइए एक सूबे की तो पूरी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है इस अमेंडमेंट के लिए, तो ये तो आप इतना बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं मुल्क के साथ। सही। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अहमद अवैस साहब, आज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंफर्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद उनके ज़मानत के मचलके दाखिल ना करवाए जा सके जिससे उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हुई। क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि एक जज साहब जो थे वो आज छुट्टी पर थे और दूसरे जज साहब जो थे वो अदालत में ही मौजूद नहीं थे, और ये चूँकि अगर ज़मानत हो जाए तो एक लम्हा भी जो है वो नहीं रखा जा सकता जेल में, तो लेकिन ये क्या कुछ मैनेज चीज़ें हुई हैं या कि सिर्फ इसे इत्तफाक कह सकते हैं हम? तो नहीं, ये इत्तफाक नहीं है। अच्छा जी। आपको याद होगा कि इमरान खान की जब 3 केसेस में सजा हो गई उनको जी, और वो जेल में, अडियाला जेल में एज कॉन्विक्ट थे वहां पर, और फिर यके बाद दीगरे तीनों केसेस में वो बरी हो गए। ठीक। जब वो बरी हो गए तो इनको अब खतरा पड़ गया, आप क्या करें, ये तो तीनों में सजा याफ्ता थे, तीनों में बरी हो गए। ठीक। तो फिर आप कभी उन्होंने वो 9 मई वाले किसी केस में उनकी एफआईआर के अंदर उनको भी बीच में शामिल कर दिया, किसी और एफआईआर में कर दिया, किसी और में बाद में नाम डाल दिया तफ्तीश के अंदर कि ये भी शामिल है जी, इनकी वहां पर फलां हुआ। सही। तो ये हथकंडे जो है ये गैर कानूनी और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ये सारी बातें हैं जी। यही बुशरा बीबी के साथ ये अब ये करने की गालिबन इनकी नीयत है, इसी वजह से उन्होंने आज का दिन इसी तरह से गुजारा है। कल पता लगेगा कि जनाब उनको इतनी एफआईआर के अंदर नाम भी है। ठीक ठीक। जी जी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी हमेशा से ये अंदाज रहा है, और ये क्योंकि कानून की ना उनके नजदीक कोई अहमियत है ना रिस्पेक्ट है। ठीक। चलें, ये बड़ी लंबी डिबेट है कि इसके क्या असरात मरतब होंगे, जो हम आज बीज बो रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया का मुस्तकबिल क्या है, जस्टिस सिस्टम किस तरफ को जा रहा है, लेकिन चूंकि आपने कहीं जाना था, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। मैं आपको इतना आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जी जी। देखिए, अब बड़ी मोटी सी बात है कि जब किसी सोसाइटी में जुडिशरी की गिरफ्त जो है वो कमजोर पड़ जाए जी, तो फिर कानून की गिरफ्त कमजोर हो जाती है। सही। और जब कानून की गिरफ्त कमजोर पड़ गई किसी सोसाइटी के ऊपर, तो सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल। ठीक। वो केओटिक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में इब्तदा हो चुकी है। ऐसे ही है। अब तो बढ़ेगी, ये जो मामला जिस तरह ये चल रहे हैं और ये नई से नई ये हरकत जो हो रही हैं, ये डेस्पोटिज्म जो है जब एक तरफ चलेगा तो इसके असरात जो है हर तरफ फैलेंगे और तबाही है ये। और ये नेकेड डेस्पोटिज्म जो है ये जमहूरियत को सब्स्टिट्यूट करके, रूल ऑफ लॉ को सब्स्टिट्यूट करके लाया जा रहा है, ये इसके नुकसान तो बहुत भयानक होंगे। जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब गुफ्तगू करने का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अदालती मामलात के हवाले से। सियासती मामलात भी बहुत अहम है इस वक्त, और ख़ास करके हम जो है पाकिस्तान में आइनी तरमीम में उलझे हुए हैं। हम जो है यहाँ एक दूसरे की गर्दन पकड़ने के चक्करों में हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के मामलात पर सोच विचार कर रहे हैं। साजिशें हो रही हैं, किसको दफन करना है, किसने किसको मात देनी है, और किसने किसको पछाड़ना है। सारी हमारी तवानाइयाँ इस पर खर्च हो रही हैं। दुनिया जो है वो कहीं की कहीं जा रही है। बैनुल-अक़वामी सियासत में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। इंडिया जो है वो अपने मामलात तय कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अपने मुखालफीन को जो है वो काबू करने के चक्करों में है। इसी पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, बैनुल-अक़वामी सियासत में हमारी क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आलमी सतह पर जो है वो डेवलप हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, बैनुल-अक़वामी सियासत में एक नया रुख आ रहा है जी। जो पॉलिटिक्स जो है ना उसमें नई तब्दीली आ रही। पहले बाईपोलर वर्ल्ड में देखें आप, अमेरिका और रूस का मामला था जी। यूनिपोलर में हम आ गए, हम इत्तेहादी थे अमेरिका के साथ। अब बाईपोलर की तरफ आप दोबारा जा रहे हैं, लेकिन नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे हैं, मतलब है कि इलाकाई बुनियादों पे हैं, और उसके अलावा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुनियादों पे इत्तेहाद बन रहे हैं। और इसमें आप देखिए, रशिया पहला हमसे दूर था इतना, अमेरिका हमसे दूर। अब जो भी इत्तेहाद बन रहे हैं उसमें एक चाइना का भी रोल है जो हमारे बड़े करीब है। उसमें अक्सरियत में जो है ईरान भी शामिल है, पड़ोसी है ईरान हमारा। अच्छा, अभी जिस तरफ जा रहे हैं उसमें हमारी अहमियत भी बढ़ती है, और हमारा अप्रोच भी जो है ना, हमारी रसाई है उस तक। तो इनसे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम लोग किसी और चक्रों में लगे हुए हैं, इसको पकड़ो जी, इसको पकड़ो, ये करो, वो करो, ये तरमीम करो, वो तरमीम करो, इस कानून को पास करो, हम इस चक्रों में लगे हुए हैं। अब देखिए, इस वक्त दुनिया में कई कई कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, मतलब है कि G24 का हो रहा है। खैर वो तो हमारे गए हैं नुमाइंदे, लेकिन आप ब्रिक्स ममालिक है, वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस, मास्को में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें चाइना भी मौजूद है और उसमें इंडिया भी मौजूद है। और हालांकि उनकी साइड लाइन मुलाकातों में ये बात तय है कि उसमें एक गुफ्तगू होगी लद्दाख के हवाले से, एक चोर कंट्रोल लाइन जो है जी चाइना और इंडिया के दरमियान, उससे जो 2020 में जो कशीदगी पैदा हुई उसमें तनाव कम करने पे इतफाक हो चुका है। साइड लाइन मुलाकातों में तय करेंगे और अपनी फौजी वहाँ से हटाएंगे। वो अपने मामलात जो है वो ख़त्म करा रहे हैं, हम अपने मामलात बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारे बॉर्डर पे जो सूरत हाल अफगानिस्तान की, जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, उसके साथ अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारे अंदरूनी लगी हुई है एक दूसरे को पकड़ दकड़ में। जी बिल्कुल, बहुत अहम इशारा किया आपने कि हम जो है अपने अंदरूनी मामलात में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें कुछ पता नहीं दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और हमने किस तरह आगे बढ़ना है। ना हमें अपने जो है वो सिक्योरिटी की परवाह है, ना हमें जो है वो अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करने की तरफ तवज्जो की कोई परवाह है। बहरहाल चूँकि ज़िंदा रहना है इन्हीं सारे मामलात के साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त कहा जा रहा था कि ईरान पर इसराइल मुमकिना हमला कर सकता है और ड्यू समझा जा रहा था, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई बड़ी गेम हो रही है? मैं साहब, हमला जो है ना, इसमें अभी तक 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है जी। एक तो ये है कि ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया था आयरन डोम को, जो जिस हिसाब से तोड़ा था जी, वो बड़ा खतरनाक मतलब है नुकसान था। मैंने पहले भी एक्सपोज हो गया उनका सिस्टम, तो सारा जो है ना खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं, और इसका नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। वो जो पूरी दुनिया में एक उसने खौफ तारी किया हुआ था। $3.8 बिलियन अमेरिका देता है उसको, ठीक, फौजी, सही। अच्छा, और जब से ये शुरू हुआ 1 साल में उसने इससे डबल से भी ज्यादा इमदाद दी है। गजा में 1 साल से जो सूरत हाल चल रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को न बचा सका। अमेरिका ने उसको बताया कि भाई आप अगर कहते हैं तो महदूद हमला करें, बार बार इधर उधर। उसने कहा जी मेरा आयरन डोम, उन्हें फिर जो है ना एडवांस, जिसको थार्ड सिस्टम कहते हैं, पहले भी मैंने बता दिया था आपको, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो उसको दे दिया, जिसमें 100 वो फौजी भी गए थे। अब उसने डिमांड किया मुझे एक और बैटरी दे दी, मतलब इस तरह उसकी तादाद ऑपरेटिंग क्रू जो है ना उसको मिलाएंगे तो 100 के बजाय 200 फौजी हो जाएंगे अमेरिकन, वो चले जाएंगे। मजीद फिर हमें ये ख्याल था, इधर उधर खबरें आ रही थी कि जी ये कोई मुश्तरका हमला, लेकिन वो पहले मैंने कह दिया मुश्तरका कुछ नहीं होगा।
अब जब से अमेरिका के इंतखाबात जितनी जितनी करीब आते जाएंगे ना, ये इम्कान में मतलब है कि ख़त्म होता जाएगा। अब जो इसराइल है उसने, आप देख रहे हैं जब से ईरान ने हमला किया उसने गज़ा में और लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की है। लीडरों को वो की शहादतें हो रही है ना वहाँ पे। नहीं, ये भी देखने में आ रहा है कि इसराइल ने हमास और हजबुल्लाह के लीडरों को निशाना बना जी सर, वहाँ पे वो यहया को निशाना बनाया। हाँ जी। और यहाँ पे कल की वो खबर आ रही है कि जनाब वहाँ पे हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया है लेबनान में। तो वहाँ कार्रवाइयाँ उसने बहुत ज़्यादा उनकी शहादत की तस्दीक भी हो गई है। जी जी, तेज़ की है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि वो उधर फंस गए हैं दोनों जगहों में। और गज़ा में आप देखें सर, गज़ा में 40,000 प्लस अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। जिस दिन वहाँ पे 13 बंदे जो थे वो आपके बच्चे, 13 बच्चे और टोटल जो है 33 अफराद शहीद हो गए थे। उस दिन ऊपर से खान यूनिस के इलाके में और जनूबी गज़ा में ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ना वो पंफलेट गिराए गए, अरबी ज़ुबान में लिखी हुई थी। आप यकीन कीजिए पंफलेट गिराए गए जिन पे तहरीर लिखी हुई थी, दो मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड के। एक पे तहरीर थी कि हमारे कैदी जो बनाए हैं हमास ने, उन कैदियों के बारे में अगर आपको पता हो आप हमें इस वेबसाइट पे बताएंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। दूसरे पंफलेट पे था कि अगर आप हथियार डाल देंगे तो आपको जो है ना वो पुरअमन रास्ता दिया जाएगा। और इसराइल में उन कैदियों के बारे में जो इसराइली फौजी पकड़े गए हैं, लापता है, डिमांड से बाकायदा तौर पर मुजाहिरे स्टार्ट हो गए तल अवीव में। इसराइल खुद कन्फ्यूज़ है इस वक्त। और अमेरिका ने उसको बताया है कि अगर आप हमला करेंगे इंतखाबात के दौरान तो काम ख़राब हो जाएगा मेरा। तो अब वो कन्फ्यूज़ है इस वक्त। अब चंद ही दिन है, ये हमने देखना है कि वो क्या एक्शन करता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो ईरान पर हमले के रास्ते में रुकावट बन गए हैं। बन गए, जितने करीब आएंगे मेरे अंदाजे, पर्सनल ओपिनियन है, और माहिरीन यही कहते हैं किस तरह, लेकिन अगर वो हमला करेगा तो उससे डबल उसको नुकसान। हाँ, एक और चीज़ बताओ, ताट सिस्टम जो है ये जो इसको अभी रिसेंटली बड़ा एडवांस एंटी मतलब है कि मिसाइल सिस्टम दिया गया है। वो कहते थे बहुत पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ ही नहीं, डिफेंस सिस्टम है जी, बहुत। और इस पे जो है अमेरिका जो बहुत उतराता था, उसका रेंज बहुत बड़ा। जी जी, अच्छा, हाँ जी। वो दिया है ना, वो दिया, उसकी सेकंड बैटरी भी उसने मंगवाई है ना कि वो भी दे दे, मतलब है 2। ठीक। ईरान ने भी इस किस्म का सिस्टम जो है ना अरमान के नाम से डेवलप करना शुरू कर दिया है। ताट के मुकाबले में ईरान ने शुरू कर दिया है। कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। और जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है ख़ास करके मशरक़ वस्ता में, उसमें सिर्फ ईरान ही नहीं सोच रहा होगा, और भी ईरान तो इस पर बहुत सारा काम कर रहा है जो इतलात है, लेकिन दूसरे इस्लामी ममालिक जो हैं वो भी इस पर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। देखिए सर, जब आप किसी को तंग करते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, तो वो भी उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ तो करता है ना। सही। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत, मैं कहता हूँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जी, मुसाद का हमने बड़ा नाम सुना है, मुसाद इंटेलिजेंस इदारा, ये है वो है। मुसाद इंटेलिजेंस जो इदारा है ना वो इतनी बड़ी एजेंसी नहीं है। मुसाद के वो सिर्फ गुरिल्ला एक्शन के लिए वो प्लानिंग कर सकता है वो एजेंसी। देखे ना, उसने वो इंतेबी एयरपोर्ट पे हाईजैकर को रहा करने के लिए जो है उगंडा में एक ऑपरेशन किया था, वो एक मारूफ ऑपरेशन था। दूसरा उसका क्या था ऑपरेशन, दूसरा ये था कि जो इंस्टॉलेशन तबाह की थी बगदाद के, ऑपरेशन ओपरा, जिसको वो हम कहते हैं 2 मिनट्स और बगदाद ऑपरेशन था, जो एटमी तनसीबात को। इसके अलावा उसने कुछ नहीं। वो मुसाद एक निकम्मी एजेंसी है सीआईए के बगैर। वार के दौरान तो उसका कुछ भी नहीं होता है। अभी आपने देख लिया नेतन्याहू के जो घर पे हमला हुआ है, हाँ जी, उसके पास इंफॉर्मेशन पहले से क्यों हो। एक निकम्मी एजेंसी है, वो सीआईए से मिलकर के जो वो ऑपरेट करती है ना वो एजेंसी, तभी बड़ा नाम है। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो है ना हमें जो तशवीश वो ये है कि इसराइल और इंडिया जो है उसके काफ़ी तल्कात डेवलप हो रहे हैं, और पीछे से सपोर्ट जो है वो अमेरिकन की भी है, और फिर वो पेनिट्रेट कर रहा है मशरक़ वस्ता की बाद रियासतों में भी। तो चूँकि हमारे साथ तो उसकी क्लैश इंडिया का रहता है, तो इस सियासत में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सर देखिए, ये बहुत पुरानी थीसिस आपको याद होगा, चल रहा था, एक बुक छपी थी जिसमें मैंने मतलब एक जॉइंट वेंचर वो किया था, काम किया था ना, वेंचर था एक किस्म का हमारा, वो था इंडियन इजराइल कंस्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, बड़ी पुरानी। जी जी, ये 90s के दाई में वो किताब छपी, जिसमें मेरा भी काम था। उस वक्त ये लोग बहुत आगे थे। अब इब्राहिमिक अकॉर्ड जो हुआ है ना, उसके बाद वो लोग जो है ना मशरिक़ वस्ता में बहुत इंटरेस्टेड है।
अब देखिए एक एक मुल्क को अपने आप को इसराइल तस्लीम करवा रहा है। ये मौजूदा सूरत हाल जो है इसराइल के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब इसको तो जहन में भी नहीं था कि इस तरह होगा इसके साथ। अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं आलमी सतह पर, लेकिन मुसलमान ममालिक जो है वो अपने अंदरूनी मामलात में उलझे हुए हैं, तो क्या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है? सर अभी तक कोई OIC की कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है नहीं, या मुसलमान ममालिक ने, हम करारदादों में लगी हुई है ना जी जी, किसी ने इसके बारे में सोचा है चंद के ममालिक के साथ मिल करके कि जी इस पर कोई हल निकाले, कुछ नहीं, जंग बंदी की करें। ये नहीं है कि लड़ाई के लिए कोई रास्ता निकाले, अमन के लिए कोई रास्ता निकाले। कई ममालिक है मुसलमान देखिए जिन्होंने उसकी बॉर्डर्स मिलती हैं और सरहदें मिलती है और इसराइल को तस्लीम किया है, वो तो बात कर सकते हैं ना, लेकिन वो भी बात नहीं कर रहे हैं। गज़ा के लोग जो है इस वक्त मैसूर बनी हुई हैं। देखिए सर 45,000 के करीब 40-45 प्लस 45,000 लोग जहाँ शहीद हो जाएं उनको पता ही नहीं है किसी को। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के साथ उनका जाहिर है गठजोड़ तो है, लेकिन वो ये है कि इंडिया के साथ पहले से हमारी लड़ाई है, उसके लिए तो हम को तैयार रहते हैं। अच्छा फ़ारूक बंगी साहब, पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई फ़लस्तीन के नुमाइंदा खसूसी जो है डॉक्टर नाजी ज़हीर से जी, तो वो खैर उसी दिन उन्होंने जाना था, फ़्लाइट थी उनकी मिस्र, लेकिन काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना था कि ये जंग जो है आप, उसने कहा कि मुसलमान साथ दें, ये जंग जो है अब मनतकी इंजाम की तरफ बढ़ रही है। ये इसराइल ज़्यादा देर तक जो है वो ये जंग जारी नहीं रख सकता। तो चूँकि इस पे इसकी डिटेल्स जो है वो इस पे बात ना हो सकी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वाकई जो है वो इसराइल जो है वो अब ज़्यादा मज़ीद इसको जंग को बढ़ा नहीं सकता? नहीं सर, एक तो जो टेक्निकली देखें ना, जैसे एयर डिफेंस का सिस्टम है उसको, वो तो बड़ा इस मामले में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि मुल्क छोटा सा है। एयरबोर्न को कितने घंटे तक आप हवा में रह सकते हैं अगर आपके इंस्टॉलेशन को डैमेज किया जाए। ये टेक्निकल बातें हैं जो हमें माहिरीन बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें यह है कि उसका जो डिफेंस का टोटल बजट है वो तो अमेरिका अफोर्ड करता है, उसकी भी एक हद है ना, कब तक वो अफोर्ड करते रहेंगे। ठीक, और तीसरी बात यह है कि आपकी फ़ौज नहीं, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, मुकामी आबादी। मैं वैसे मतलब हिजबुल्लाह को आप देखिए, हमास को देखिए, वहाँ के ग्रुप लड़ रहे हैं ना, बाहर से तो हमले नहीं हो रहे हैं, तो उनके साथ कब तक वो लड़ेंगे। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि उन्होंने क्या किया है कि ये तो लोगों को बर्बादमेंट करके जनाब वो मार रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं लोग वहाँ पे, लेकिन उनके लोगों ने उनके फ़ौजियों को कैदी भी तो बनाया ना, जिनकी तलाश है, उनके फैमिलीज आज वहाँ पे जो मुजाहरे कर रहे हैं। सही सही। फ़ारूक बंगी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपके गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।